आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आखिर एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड क्या होता है, वो क्यों अराइज होती है ये प्रॉब्लम, और अगर ये प्रॉब्लम अराइज होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। ठीक है ना, ये बात हमने कल डिस्कस की थी। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा फर्स्ट, है ना। तो हमारी इकोनॉमी में ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो टूल्स निकाले हैं, या दो तरीके हैं हमारे पास, या हम कह सकते हैं दो पॉलिसी हैं हमारे पास। एक है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति, और एक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति। ठीक है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी से रिलेटेड, है ना, जो मनी से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू मनी सप्लाई। और इसे कौन डील करता है? इससे बैंक डील करता है। बैंक डील्स विद इट, मतलब ये जो पॉलिसी है बेसिकली बैंक बनाता है। ठीक है, लेकिन जो राजकोषीय नीति है यानी जो फिस्कल पॉलिसी है, दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। फिस्कल आपने वर्ड सुना होगा ना, फिस्कल रिलेटेड टू बजट कह लीजिए आप, रिलेटेड टू बजट। ठीक है, फिस्कल मेजर्स है और इसमें गवर्नमेंट डील करती है इससे, गवर्नमेंट डील्स विद इट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमारी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स मतलब हथियार। आप ये समझ सकते हो, हथियार मतलब बैंक के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनका वो इस्तेमाल करती है ताकि एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हाँ जी मुस्कान। देखो, नीलम के नाम से मैंने लॉगिन किया हुआ है, दूसरी आईडी नीलम है, नीलम रानी। उस पे लूप इन करो। हो गई ना। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी जो बैंक के पास पॉलिसी, बैंक ऐसा क्या करता है कि मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, या हम कहते हैं डिमांड कंट्रोल होती है, या डिमांड बढ़ती है। तो हमें ये देखना है कि आखिर बैंक के पास ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से हथियार हैं, उसके पास कौन कौन से वेपन्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करती है बैंक, ताकि डिमांड को ठीक किया जा सके। अगर वो ज़्यादा है तो उसे कम किया जा सके, और अगर कम है तो उसे ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मतलब ये समझ लीजिए, फिस्कल पॉलिसी तो पेपर में कभी आती ही नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेटली आएगी, और इसी में से क्वेश्चन आता है उसके, जो इस चैप्टर का आएगा वो इसी में मॉनेटरी पॉलिसी में से उठ के आता है। ठीक है, तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, और एक है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। ये टूल्स हैं, ये हेडिंग हो गई उनकी। अब सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला टूल है हमारे पास CRR,
इंग्लिश फुल फॉर्म हो गई इसकी, एक मिनट रुको, पहला टूल हम चेंज करते हैं, पहला टूल हम पढ़ते हैं बैंक रेट, हिंदी में इसे बैंक दर बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुन लेंगे और फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसे क्लास कॉपी में लिखेंगे। देखिए बेटा, बैंक रेट क्या होता है, जब आपको ये पता है सेंट्रल बैंक लोन देता है, बैंकिंग पढ़ाया था आपको, तो सेंट्रल बैंक किसे लोन देता है? कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और किसे लोन देता है? गवर्नमेंट को, ठीक है ना। हमें ये पता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को और गवर्नमेंट को लोन देता है। अब क्या फ्री में लोन देता है? कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता होगा ना, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक रेट वो मिनिमम रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए तैयार होता है, रेडी होता है कि हाँ अच्छा अगर ये इंटरेस्ट रेट दोगे ना तो मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। देता है या नहीं देता वो बाद की बात है, हम उस बारे में नहीं बात कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं कि रेडी टू गिव लोन, रेडी हो जाता है कि हाँ इफ यू विल पे दिस मच ऑफ इंटरेस्ट रेट देन आई विल रेडी टू गिव यू द लोन। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है जब हम इसे डिफाइन करेंगे कि बैंक रेट इज दैट मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक। ओके, अगर हिंदी में बोले, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि बैंक दर जो है वह न्यूनतम दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, पूजा, पूजा समझ में आ गया हिंदी में? ओके, तो दिस इज बैंक रेट। उसके बाद नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट वेपन है उनके पास ओएमओ, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी खुले बाजार की प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं या क्रिया भी लिख सकते हैं, खुले बाजार की प्रतिक्रिया या खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ओपन मार्केट, ओपन मार्केट यानी खुला बाजार। इसका क्या मतलब होता है, सेंट्रल बैंक आपको, अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोन लेते हैं तो हम बैंक क्या हमें यूं ही लोन दे देता है? हमें क्या करना पड़ता है इन रिटर्न? कुछ सिक्योरिटीज जमा करानी, हाँ कुछ उनके पास जमा कराना पड़ता है, आइदर हम अपना कोई गोल्ड रखवाएं या अपने कोई घर के या किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाएं, होता है ना ये सब। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलैटरल। क्या कहते हैं? कोलैटरल। वर्ड लिखूं क्या, मैं स्पेलिंग लिखूं या पता है? कोलैटरल, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिभूति। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से तो उसे कुछ कोलैटरल्स लिखवानी पड़ती हैं बैंक के पास। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक उस लोन को पे करने के लिए, मतलब पे नहीं कर पाता, वो मनी को रिटर्न नहीं कर पाता, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस कोलैटरल को क्या करेगा, जब्त करके क्या करेगा, अपने घर में थोड़ी लिखेगा, वही तो पूछ रही हूँ क्या यूज करेगा। उसको सेल कर देगा ताकि वो उससे मिले पैसे से अपनी रिकवरी कर सके। ठीक है, यानी यानी सेंट्रल बैंक के पास
जो कोलैटरल होती है, जो प्रतिभूतियां होती हैं, जो सिक्योरिटीज, इसे सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, सेंट्रल बैंक उसे ओपन मार्केट में बेचता है। हम इसे आम भाषा में अगर कहें तो काइंड ऑफ नीलामी। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं, उनके पास जैसे लोग लोन लेते हैं अपने गाड़ी के पेपर्स या प्रॉपर्टी के पेपर्स या गोल्ड वगैरह जो है रखवाते हैं, फिर वो पे नहीं कर पाते, तो बैंक उनको रख के क्या करेगा, बैंक उनको बेच के अपना पैसा वसूल करता है। तो बैंक उनकी नीलामी करता है लोगों, ताकि उससे जो पैसा है वो उनको मिल जाए। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट सेलिंग। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जब, इसमें कई सारे कीवर्ड्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, कि जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में यानी खुले बाजार में सिक्योरिटीज को बेचता या खरीदता है, खरीदता भी है, समटाइम्स इट हैपेंस कि सेंट्रल बैंक खरीदता भी है सिक्योरिटीज को। गॉट माय पॉइंट? तो सेंट्रल बैंक जब ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है तो उसे हम ओएमओ कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? अब हमें ये ओके नीमा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है व्हेन सेंट्रल बैंक सेल और परचेज द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, हिंदी में भी बोलूं? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टूल है हमारे पास सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशो। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नकद निधि अनुपात। नकद निधि अनुपात। नकद निधि अनुपात का क्या मतलब होता है? इसमें भी बहुत सारी की टर्म्स है जिससे आपको फोकस करना है लिखते वक्त। आप लैंग्वेज आगे पीछे कर देंगे बट इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक, आपको पता है लोग कमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा जमा कराते हैं, और कमर्शियल बैंक जो है वो उसी पैसे को आगे लोन दे देता है। क्या वो लोन देने के लिए दोबारा स्पेशल मनी छापता है, दोबारा मनी प्रिंट करता है वो लोन देने के लिए? नहीं ना। जो भी उसके पास डिपॉजिट्स आते हैं कमर्शियल बैंक के पास, वो उसी मनी को आगे लोन दे देता है। तो सीआरआर क्या होता है? सीआरआर वो रेट होता है या वो रेशो होती है, वो परसेंटेज होती है जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवानी पड़ती है, अपने डिपॉजिट का वो हिस्सा। ध्यान से दोबारा सुनेंगे। मान लो कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख की डिपॉजिट आई है, लोगों ने कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख रुपए जमा कराए हैं। ठीक है, अब वो 10 का 10 लाख रुपया जो है वो आगे पब्लिक को लोन नहीं दे सकता कमर्शियल बैंक। उस 10 लाख का कुछ हिस्सा उसे सेंट्रल बैंक के पास कैश के रूप में, सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा कैश के रूप में। उसे हम बोलते हैं सीआरआर। समझ में आया? तो आपको इसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है? पहली बात कि जो ये परसेंटेज होता है वो टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज होता है। जो कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट्स आई हैं उसका परसेंटेज। एक की पॉइंट कीवर्ड ये है। दूसरा कीवर्ड क्या है कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है, अपने पास नहीं रखना, सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। ये दूसरा कीवर्ड है। तीसरा कीवर्ड क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ कैश रखवाना है। ये नहीं कि आपके पास इतनी सिक्योरिटी आई थी या पेपर्स आए थे या गोल्ड आया तो वही रखवा दिया। नो, जो भी आपके पास टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका आप निकालोगे कितनी वैल्यू है, उसका फिर उतना परसेंट सीआरआर जितना भी उतना परसेंट निकाल के वो कैश वो बैंक के पास रखवाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। बात क्लियर हो गई? खुशबू, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड ये है कि जो रेशो है वो टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज निकलती है। दिस इज द रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट या परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। ठीक है, दूसरा कीवर्ड क्या है कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है।
अपने पास नहीं रखना, सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। और तीसरा कीवर्ड क्या है कि कमर्शियल बैंक को कैश के रूप में रखवाना है, किसी लिक्विड एसेट या किसी गोल्ड या किसी प्रॉपर्टी पेपर्स के रूप में नहीं रखवाना, कैश के रूप में ही रखवाना है। क्लियर हो गया? उसके बाद यस पूजा, कुछ कह रहे हो आप? वो कैश कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसे। उसके पास मान लो, जैसे एक एग्जांपल लेते, चलो आप एक ही बात का, मान लो मैंने ना 10 लाख के गोल्ड रखवा दिए कमर्शियल बैंक के पास और लोन ले लिया, ठीक है, या कुछ भी करा, मैंने 10 लाख का डिपॉजिट कराया बैंक के पास। अब बैंक की टोटल डिपॉजिट है 10 लाख। अब वो 10 लाख जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड है। बैंक जो है उस 10 लाख को पूरे को लोन नहीं दे सकता। उस 10 लाख का मान लो CRR है 10%, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो वो 10,000 वो या तो कैश अरेंज करे, कहीं से मांगे, कुछ भी करे, वो 10,000 कैश करके 10,000 रुपए कैश ही रखवाएगा सेंट्रल बैंक के पास। ये नहीं कि उसने 10 लाख का सोना है तो उसमें से 10,000 का सोना निकाल के वो सेंट्रल बैंक के पास रखवा देगा, नो। जो गोल्ड की वैल्यू है उस वैल्यू का CRR परसेंटेज कैलकुलेट होगा और जितना वो आएगा उसको कैश के रूप में सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है SLR। SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशो, इसका कुछ हिंदी में तरल अनुपात करके कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता इसकी, एक बार आप बुक में देखना पूछे क्या है इसकी हिंदी। SLR स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशो। किसी बच्चे की बुक पास बुक है तो उसमें हिंदी बता दो, इसका हिंदी क्या होता है। सोनाली अटेंडेंस नहीं दो अभी। मिला? चलो मैं आप बाद में देख लेना, मुझे बता देना फिर, या मतलब ग्रुप पे लिख देना क्या होती है SLR की हिंदी, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। वैधानिक, हाँ राइट राइट राइट, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अब इसमें कमर्शियल बैंक को अपनी लिक्विड एसेट्स का, कीवर्ड सुनेंगे ध्यान से, कमर्शियल बैंक को अपनी लिक्विड एसेट्स का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है और वो उसे लोन नहीं दे सकता। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि कमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट्स का हिस्सा रखना है, पहली बात, टोटल डिपॉजिट का नहीं, ये लिक्विड एसेट का। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, सेंट्रल बैंक को नहीं देना, अपने पास एज अ रिजर्व रखेगी कमर्शियल बैंक, वो किसी को लोन नहीं देगी। गॉट माई पॉइंट? CRR और SLR में डिफरेंस पता चल गया? पूजा, SLR में कमर्शियल बैंक को अपनी लिक्विड एसेट होती है तरल संपत्ति। तरल संपत्ति आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, वो संपत्ति होती है जिन्हें हम कैश इजीली करवा लेते हैं। अगर मुझे उन्हें बेचना है तो वो बहुत जल्दी कैश के रूप में कन्वर्ट हो सकती है, उन्हें बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स का देखो, हर बैंक के पास हर तरीके के डिपॉजिट्स आते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स भी आते हैं, लिक्विड एसेट्स, मतलब लोग हर तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह भी रखते हैं। तो CRR के अंदर हमने कहा था कि टोटल डिपॉजिट का हिस्सा, कितना भी डिपॉजिट आया है, चाहे वो कैश रूप में आया है, चाहे वो प्रॉपर्टी पेपर्स के रूप में आया है, गोल्ड के रूप में आया है, किसी भी रूप में आया है, टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज उसे सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। लेकिन SLR में क्या होता है,
कमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट आए हैं सिर्फ उसमें से लिक्विड वाला हमें पार्ट लेना है, जो लिक्विड एसेट्स होती हैं उसकी, लिक्विड डिपॉजिट का उसे वो हिस्सा अपने पास रखना है रिजर्व के रूप में। जैसे मान लो अगर मेरे पास मान लो कमर्शियल बैंक के पास 5 लाख का लिक्विड एसेट्स है, तो लिक्विड एसेट्स का 10% निकाला, मान लीजिए 5,000 रुपए आ गया। अब वो 5,000 रुपए कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व, वो उसे लोन नहीं दे सकता किसी को भी, वो उसे अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ट्वेल्थ क्लास बेटा, आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी? Are you listening me, beta?